नमस्कार। बी टैक्स पर आप लोगों का स्वागत है। मैं आपके ज़रूरत का टॉपिक को सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं, जिससे आप उसका फ़ायदा मिल सके। पहले एक दिन हम लोग 15H के बारे में डिस्कस किया था। उस दिन 15G रह गया था। 15G और 15H मोर और लेस एक ही तरह का फॉर्म है, डिक्लेरेशन है, जो TDS नहीं कटवाने के लिए हम लोग सबमिट करते हैं। आज हम लोग 15G के बारे में डिस्कस करेंगे। 15G क्या होता है, कौन इसको दे सकता है, कैसे इसको फिल करते हैं, इत्यादि सारी बातों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस आप मेरे साथ यूं ही बने रहिए। साथ में अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करें। चलिए अब हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। 15G ये किसके ऊपर अप्लीकेबल होता है? ये फॉर्म जो है फॉर्म कम डिक्लेरेशन जो है, ये इंडिविजुअल या HUF दे सकता है, और रेसिडेंट SSC होना चाहिए, और उनकी आयु जो है वो 60 साल से कम होनी चाहिए, क्योंकि 60 साल से ऊपर वाले के लिए 15H होता है, जो हम लोग पहले डिस्कस किए हैं। थोड़ा बहुत आज भी डिस्कस कर लेंगे। और साथ में उनकी जो टोटल जिसके लिए दे रहे हों, उसके अलावा जो टोटल इनकम के टैक्स हो वो नील हो, मतलब टोटल कोई टैक्स नहीं लग रहा हो उनके इनकम पे, और इंटरेस्ट या जो भी दे रहे हैं वो अपने आप में 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं हो, क्योंकि टैक्सेबल लिमिट जो है वो 2.5 लाख है, इसलिए 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं हो। ये 5 कंडीशंस हैं। ये अगर आपके ऊपर लागू होता है तो आप 15G डिक्लेरेशन, एक फॉर्म कम डिक्लेरेशन है, वो आप देंगे तो आपका TDS जो है वो वहाँ से नहीं कटेगा। अब एक नज़र 15H पे भी डाल लेते हैं कि ये कौन दे सकते हैं। वैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है, फिर भी कर लेते हैं, क्योंकि ये 15G और 15H मोर और लेस एक ही तरह का फॉर्म है। बस मेरे ख्याल से बस डिफरेंस इतना है कि 15G जो है वो नॉर्मल SSC दे सकता है, और 15H सीनियर सिटीजन दे सकते हैं जिनकी आयु 60 साल से ऊपर हो। देखिए, एप्लीकेबल ऑन इंडिविजुअल, ऊपर वाला भी इंडिविजुअल और HUF दे सकते हैं, यहाँ पे इंडिविजुअल दे सकते हैं। रेसिडेंट होना चाहिए और सीनियर सिटीजन होना चाहिए, और जो टोटल इनकम पे जो टैक्स कैलकुलेट किया हुआ है वो नील होना चाहिए। ये कंडीशन 4 हैं 15H के लिए। 15G के लिए भी हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम लोग देखते हैं कि किस किस पर्पस के लिए हम लोग 15G या 15H सबमिट कर सकते हैं, ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बैंक या पोस्ट ऑफिस से जब इंटरेस्ट मिलता है, जहां सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और ज़्यादा फॉर्म 15G और 15H लोग देते हैं, वो यही पर्पस है कि बैंक या पोस्ट ऑफिस में जब FDs जो सेविंग्स होता है, और वो सेविंग्स को हम लोग फिक्स डिपॉजिट करते हैं, तो वहाँ पे TDS काट लिया जाता है। वो TDS ना काटे, इसके लिए सीनियर सिटीजन हो तो 15H सबमिट करते हैं, और सीनियर सिटीजन नहीं हो और उनकी कोई और इनकम नहीं हो तो वो 15G सबमिट करते हैं। अभी जो है वो 40,000 रुपये तक इंटरेस्ट पे कोई टैक्स नहीं कटता है। अगर उससे ज़्यादा हो तो आप ये फॉर्म बैंक में या पोस्ट ऑफिस में दे सकते हैं, ताकि आपका TDS ना कटे। साथ में रेंट से इनकम आ रहा हो तो वहाँ पे भी जो रेंट आपको दे रहा हो उसको ये फॉर्म भर के दे सकते हैं, अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है। मैं बार बार कह रहा हूँ एप्लीकेबल है, इसीलिए सबसे पहले हम लोगों ने एप्लीकेबिलिटी को देखा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं क्लाइंट्स के जिनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है, वो भी 15G भर के दे देते हैं कि हमारा TDS नहीं कटे। बट वो गलत है, आप डिक्लेरेशन गलत साइन कर रहे हैं, और आप जब गलत कर रहे हैं तो गलत के क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, इसके लिए आपको लेवल होना होगा, क्योंकि डिक्लेरेशन ही आप गलत, अभी हम लोग फॉर्म देखेंगे उसमें डिक्लेरेशन जो देते हैं वो डिक्लेरेशन ही गलत फाइल कर रहे हैं। आपके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं है। अगर इनकम आपका 2.5 लाख से ज़्यादा ऑलरेडी है तो आपको 15G नहीं देना है। यहाँ पे रेंट 2,40,000 तक जो रेंट होता है वो टैक्सेबल नहीं होता है, उसके ऊपर TDS नहीं कटता है, और उससे ऊपर होता है अभी तो TDS कटता है। ऐसे केस में आप 15G या H दे सकते हैं। इंश्योरेंस का काम करते हैं आप, इंश्योरेंस का एजेंट हैं, और कोई इनकम नहीं है, केवल एजेंसी से आपके पैसे आ रहे हैं, तो वहाँ पे भी ये फॉर्म आप दे सकते हैं।
तो वहाँ जो इंश्योरेंस कंपनी है जैसे LIC हो या कोई GIC या कोई कंपनी हो, वो TDS नहीं काटेगी। EPF विड्रॉल करते हैं 5 साल से पहले और 50,000 से ज़्यादा, तो उसके ऊपर जो है डिपार्टमेंट TDS काट लेती है। उस केस में भी अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है, जो एप्लीकेबिलिटी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया, तो आप ये फॉर्म दे सकते हैं जिससे आपका TDS नहीं कटे। बॉन्ड से, अगर कॉर्पोरेट बॉन्ड से इनकम है और आप के और कोई इनकम नहीं है तो भी ये फॉर्म दे सकते हैं और आपका TDS नहीं कटेगा। तो ये 5 है, कुछ एक आधा और होगा, रह गया होगा तो हम लोग कभी देख लेंगे। ये यहाँ से अगर आपका इनकम आ रहा हो और TDS कट रहा हो, मतलब TDS की कटने की लिमिट हो, जैसे बैंक से 40,000 से ऊपर का इंटरेस्ट आ रहा हो, तो इन जगहों पे आप 15H या 15G, अगर सीनियर सिटीजन नहीं है तो 15G और सीनियर सिटीजन है तो 15H फॉर्म भर के और सबमिट कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं 15H में जब हम लोगों ने किया था तो फॉर्म एक्चुअल में कैसा होता है और क्या क्या इन्फॉर्मेशन देने होते हैं वो हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग वही देखते हैं कि 15G फॉर्म कैसा होता है, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन, नॉर्मल इन्फॉर्मेशन होता है। ये फॉर्म 15G है, जहाँ आपको देना होगा उनके यहाँ, जैसे बैंक में है तो बैंक में ये फॉर्म अवेलेबल होता है और आप उनसे ये फॉर्म मांगेंगे तो वो दे देंगे और आपको भर के देना है। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो वो बता भी देते हैं, लेकिन बैंक वाले इतना नहीं बताते, इसीलिए प्रॉब्लम होती है। वो तो जैसे आप पूछेंगे उनसे कि हम 15G दें, तो लोग दे दो भर के। वो ये नहीं चेक करते कि आपके ऊपर एप्लीकेबल है या नहीं। आप कुछ इन्फॉर्मेशन फिल कर देंगे और उसके बाद जो ज़रूरत नहीं होगी वो उसको काट देंगे और रख लेंगे और TDS नहीं काटेंगे। बट डिक्लेरेशन आप साइन कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है ये फॉर्म 15G या 15H, तभी आप दे, गलत डिक्लेरेशन साइन करके ना दें। ये देखिए, ये इनकम टैक्स के सेक्शन 197A(1)(c) और 197A(1)(a) एंड रूल 29C में ये फॉर्म प्रेस्क्राइब किया गया है। तो इसमें ऊपर ही लिखा हुआ है, डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 197A(1) and section 197A(1)(a) of the Income Tax Act 1961 to be made individual or a person not being a company or firm claiming certain receipts without deduction of tax। एक पार्ट 1 है और पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो है वो आपको भरना है, पार्ट 2 उनको भरना है जिनको आप दे रहे हैं। जैसे अगर बैंक को दे रहे हैं तो बैंक को भरना है, EPF डिपार्टमेंट को दे रहे हैं EPF डिपार्टमेंट को भरना है। अगर आपका जो घर किराए पे लिए हुआ है उनको दे रहे हैं तो उनको भरना है। पार्ट 1 में सबसे पहला 1 नंबर का जो कॉलम है, नेम ऑफ द एसएससी, आपको अपना नाम, डिक्लेरेंट भी लिखा हुआ है, आपको अपना नाम लिखना है, पूरा नाम एज पर पैन, जो पैन में नाम है वो लिखना है। इसके आगे देखिए 2 नंबर में पैन लिखना है आपको अपना। असेसमेंट ईयर, मैंने असेसमेंट ईयर यहाँ पे लिख दिया है। ये फॉर्म आपको वर्ड का फॉर्मेट में भी और PDF का फॉर्मेट में भी, गूगल पे भी अवेलेबल होता है। वर्ड का फॉर्मेट लेंगे, इसमें चेंज हो जाएगा। जैसे अगर इसमें नाम लिखना चाहे, मैं अपना नाम लिखूँ, देखिए विनोद वर्मा, मैंने अपना नाम लिख दिया। ऐसे ये फॉर्म आपने कंप्यूटर पे फिल कर लेंगे और उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। अदरवाइज अगर PDF का हो तो आप प्रिंट ले करके और उसको ऐसे मैनुअल भर सकते हैं। ये है असेसमेंट ईयर जो एप्लीकेबल हो। जनरली ये अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो आप साल शुरू होने से पहले, मतलब अप्रैल में मई तक दे दे ये फॉर्म, तो पूरे साल में आपका TDS नहीं कटेगा। स्टेटस लिखना है, स्टेटस इंडिविजुअल है या HUF है। अभी मैं इंडिविजुअल हूँ तो इंडिविजुअल लिखूंगा। फिर पूरा एड्रेस लिखना है, देखिए फ्लैट, ब्लॉक नंबर, नेम ऑफ परमिसेज, रोड, एरिया, टाउन, स्टेट, पिन, ईमेल ID, फ़ोन नंबर। इधर लास्ट असेसमेंट अगर हुआ है तो वो लिखना है, अगर नहीं हुआ है तो नहीं लिखना है। अगर रिटर्न ही जो TDS कटा नहीं है और रिटर्न ही नहीं फाइल किया है तो असेस्ट वाले में कुछ नहीं लिखना, अपना वार्ड लिखना है। अगर आपको पता हो तो लिख दीजिए। अगर कोई बिजनेस इंडिविजुअल कर रहा है तो वो बिजनेस का नाम लिखना है, अगर नहीं कर रहा है तो नहीं लिखना है। ज्यूरिडिक्शन कमिश्नर का लिखना है, ये भी आपको पता हो तो लिख दीजिए, वैसे ITR में होता है, वहाँ से आप देख के लिख सकते हैं। अभी देखिए ये 22 नंबर कॉलम में लिखा हुआ है, एस्टिमेटेड टोटल इनकम फ्रॉम द सोर्स मेंशन्ड बिलो। इन सोर्स से क्या आपका इनकम होने वाला है, एस्टिमेटेड इनकम इस साल के लिए, जिस साल के लिए ये फॉर्म आप सबमिट कर रहे हैं वो लिखना है। डिविडेंड
फ्रॉम शेयर्स रेफर्ड इन शेड्यूल 1, अब इस नीचे शेड्यूल आएगा, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज रेफर्ड इन शेड्यूल 2, इंटरेस्ट ऑन सम रेफर्ड इन शेड्यूल 3, इंटरेस्ट फ्रॉम यूनिट्स इनकम फ्रॉम यूनिट्स रेफर्ड इन शेड्यूल 4, the amount of withdrawal under section CCA 2A from national saving schemes, estimated income। अब 23 नंबर में है टोटल, ये एस्टिमेटेड इनकम कितना आया, ये 22 नंबर में यहाँ लिखना है, एस्टिमेटेड इनकम, प्रीवियस ईयर इनकम, ये। अब आपको देखिए, ये जो ऊपर आपने शेड्यूल देखा जैसे डिविडेंड, तो इनका शेड्यूल का ये डिटेल लिखा हुआ है कि क्लास ऑफ शेयर क्या है, कौन से शेयर पे आपको डिविडेंड और कितना आना है, ये आपको भरना है। वैसे ही ये आपको दूसरा वाला शेड्यूल है, डिटेल ऑफ सिक्योरिटीज, ये तीसरा शेड्यूल है, डिटेल ऑफ सम गिवन टू द डिक्लेरेंट, इंटरेस्ट इन द बैंक से जो सबसे ज़्यादा यही 3 नंबर शेड्यूल लोगों को लागू होता है कि इंटरेस्ट बैंक को देना है, तो ये बैंक का डिटेल लिखना है, कहाँ से आया इंटरेस्ट, कितना है, ये लिखना है। 4 नंबर में फिर ऊपर वाला जो बताया यूनिट्स के बारे में लिखना है, और 5 नंबर में आपको अगर नेशनल सेविंग स्कीम से आप पैसा विड्रॉ कर रहे हैं तो वो लिखना है। यहाँ पे आपको एक साइन करना है पहले फॉर्म पे जो फिल कर दिया, उसके बाद एक डिक्लेरेशन देना है जिसके बारे में मैं बार बार बोलता हूँ कि इसको ठीक से आपको पढ़ना है। यहाँ पे हम लोग 22, 21, 22 करते हैं, क्योंकि ये देखिए आई बी जो भी एप्लीकेबल हो, जैसे मैं ऊपर अपना नाम लिखा तो हम आई लिखेंगे, आई, यहाँ लिखेंगे विनोद वर्मा, अपना नाम लिख दिया, फिर आगे है आई, डू हेयर बाय डिक्लेयर दैट टू द बेस्ट ऑफ नॉलेज एंड बिलीफ व्हाट इज स्टेटेड एबव इज करेक्ट। जो आपने ऊपर लिखा है, कहने का मतलब ये लिखा है कि हमारा और इनकम नहीं है और इन सोर्सेज से इनकम इतना है, वो करेक्ट है। कंप्लीट एंड ट्रूली स्टेटेड, कंप्लीट भी है, करेक्ट भी है और सही कहा गया है। आई डिक्लेयर दैट इनकम रेफर्ड टू इन दिस फॉर्म आर नॉट इंक्लूडेबल इन द टोटल इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन अंडर सेक्शन 60 to 64 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये भी डिक्लेयर करना है कि जो इनकम क्लबिंग होता है, वो क्लबिंग में आपका ये इनकम किसी और के साथ क्लब नहीं हो रहा है, ये भी डिक्लेयर करना है। फिर इसके आगे भी डिक्लेयर करना, आई फर्दर डिक्लेयर दैट टैक्स ऑन माई एस्टिमेटेड टोटल इनकम इंक्लूडिंग इनकम रेफर्ड इन कॉलम 22 above कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स 1961। जो आप इनकम कैलकुलेट किया, ये इनकम टैक्स के जो प्रोविजंस हैं उसके हिसाब से कैलकुलेट किया गया है फॉर द प्रीवियस ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 2021, जो भी ईयर के लिए आप दे रहे हो वो लिखना है। रिलेवेंट टू द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, यहाँ पे अगर 21 लिखेंगे, यहाँ पे 22 लिखना पड़ेगा। असेसमेंट ईयर 1 साल आगे चलता है, प्रीवियस ईयर 1 साल पहले होता है। विल बी नील, मतलब कोई टैक्स हमारा नहीं लगेगा, ये डिक्लेयर करना है। जो ये आप ईयर से कंफ्यूज ना हो, जो आपको ईयर एप्लीकेबल होगा वो आपको करना है। फिर अगेन डिक्लेयर करना, आई ऑल्सो डिक्लेयर दैट माई इनकम रेफर्ड इन कॉलम 22 फॉर द प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2022 रिलेवेंट असेसमेंट ईयर आपका 23 विल नॉट एक्सीड द मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स। जो इनकम टैक्स के लिए चार्ज करने का जो मैक्सिमम लिमिट है, जैसे इस समय अभी 2.5 लाख है, उससे ज़्यादा नहीं होगा, ये भी डिक्लेयर करके देना है। अगर उससे ज़्यादा होगा तो आपको इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना है, फिर आपके लिए ऊपर ये फॉर्म एप्लीकेबल नहीं है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि ये जो डिक्लेरेशन दे रहे हैं आपकी ये चीज़ नहीं है, और अगर ये है और फिर डिक्लेरेशन गलत दे रहे हैं तो मतलब गलत आप साइन कर रहे हैं, गलत साइन करके दे रहे हैं, तो इसके कंसिक्वेंसेस जो इनकम टैक्स में है आपको भुगतना पड़ सकता है।
जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई नोटिस वोटिस आए ही, बट आ सकता है क्योंकि आप गलत डिक्लेरेशन साइन करेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आपके ऊपर एप्लीकेबल हो 15G फॉर्म, तभी आप 15G साइन करके दें, डिक्लेयर करके दें, अदरवाइज मत दें। वैसे ही 15H में भी मोर और लेस यही सारे कंडीशंस हैं, तो वहाँ पे भी अगर आपका इनकम आप उसके दायरे में आ रहे हों तो आप दें, अदरवाइज मत दें। ये देखिए फिर से नीचे आपको साइन करना है। और ये पार्ट 2 जो है मैंने ऊपर बताया था, ये आपको वो भरेंगे, जैसे बैंक को दे रहे हैं तो बैंक भरेंगे, अगर कहीं और दे रहे हैं तो वो भरेंगे और उनका साइन है और फिर ये रख लेंगे। ये फॉर्म है 15G के बारे में और मोर और लेस 15H के बारे में जो रिलेवेंट कंपैरिजन था वो हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं भरसक कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि मैं उसका रिप्लाई करूं। और इवन आप लोग कुछ लिखते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है, तो आप लोग लिखते रहें, कमेंट करते रहें। इनकम टैक्स के लेटेस्ट केस लॉज और जीएसटी के अपडेट्स के लिए इवन ये सारे वीडियोस भी यूट्यूब के साथ साथ हमारा फेसबुक का एक पेज है BNB टैक्स, उस पर भी अवेलेबल होता है, तो आप उस पर भी विजिट कर सकते हैं। आप मेरे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।